जय हिंद। वो कहते हैं ना सर कि जब आप सो रहे हैं कोई ना कोई जाग रहा होगा और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है सर, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आज करिए या फिर 2 साल बाद करिए। देखिए सर, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 8/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें सर जितने भी जीके या जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे जस्ट पहले सर आपको सेट नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेंगे। बिकॉज किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए ना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इस वीडियो लेक्चर में सर जीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। इसके जस्ट बाद सर मैथ रीजनिंग भी आपको मैथ रीजनिंग के भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और इसका खुद से पहले प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ओनली फॉर एस्पिरेंट्स बाय काशी सर के नाम से ही। अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके सर आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आफ्टर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, और जीके के क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए, तो जीके के क्वेश्चन सर 4 नंबर क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट होता है, जो कि करंट अफेयर्स के हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर भी देख लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 137वां। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक जो है वो सर किसके द्वारा बेसिकली पब्लिश किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक आर्थिक एवं शांति संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं, इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं सर वी एस नाइपोल। ठीक है, वी एस नाइपोल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इससे रिलेटेड हैं इसे भी आप सर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, इन अ फ्री स्टेट के लिए इन्हें मान बुकर अवार्ड दिया गया था सर 1971 में। ठीक है, इन अ फ्री स्टेट के लिए मान बुकर अवार्ड दिया गया था कब, तो 1971 ईस्वी में वी एस नाइपोल को। ठीक है, वी एस नाइपोल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। ठीक है, वी एस नाइपोल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी एस नाइपोल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2001 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, वी एस नाइपोल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सर 2001 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही सर सेल्सियस में पूछा जाता तो मानव शरीर का जो तापमान सेल्सियस में होता है वो होता है सर 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक जो तापमान होता है वो बकरी यानी कि गोट का होता है, जो होता है कितना सर, तो 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि अंगोला की राजधानी है, अंगोला की राजधानी है, तो अंगोला की राजधानी है सर आपका लुआंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंगोला की राजधानी क्या है सर, लुआंडा। अंगोला की मुद्रा की नाम की बात करें तो वो है सर आपका क्वांजा। ठीक है, क्या है सर आपका क्वांजा है आपका मुद्रा की नाम अंगोला का। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। जाम्बिया की राजधानी की बात करें तो जाम्बिया की राजधानी है सर आपका लुसाका। ठीक है, लुसाका। लाइबेरिया की राजधानी की बात करें तो मोनरोविया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे सर लिख पाना पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, तो उसे हम बोलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश का वेग, जस्ट अ सेकंड सर जी, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो यह है सर लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको ध्यान से सर सुनना है। लाल रंग के लिए वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है, वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है सर, मैक्सिमम होता है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है सर, सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है सर, सबसे कम होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है और सर बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो याद रखिएगा सर सर्वाधिक होता है, और लाल लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सो क्या होता है सर, सबसे कम होता है। और आकाश का रंग जो नीला होता है वो सर किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका
4 गुना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो है सो कौन सा है? तो ये है सर आपका प्रकंद। ऑप्शन नंबर जो है सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में सर किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में सर आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका सर? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको याद रखना है। शैवाल बेसिकली सर स्वपोषी है। ठीक है, शैवाल क्या है? स्वपोषी होते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। शैवाल में सर क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इससे रिलेटेड है सर। माइकोलॉजी कब क्या होता है? तो माइकोलॉजी सर कवकों का अध्ययन। कवक का अध्ययन क्या होता है सर? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या होता है सर? आपका माइकोलॉजी। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन की बात करें तो पेडोलॉजी, फूलों का अध्ययन की बात करें तो एंथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, छिपकलियों के अध्ययन की बात करें तो सैरोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन की बात करें तो डेंड्रोलॉजी। ठीक है सर, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है। फलों का अध्ययन की बात करें तो पोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र या नाड़ियों का अध्ययन सर न्यूरोलॉजी। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी और घासों का अध्ययन सर एग्रोस्टोलॉजी। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है तो N2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर N2O हास्य गैस या लाफिंग गैस के नाम से जानता है। इसका उपयोग भीड़ को हटाने के लिए एवं चिकित्सा आदि में किया जाता है। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है सर? आपका उदासीन ऑक्साइड है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पानी को साफ करने के लिए, ठीक है, पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है सर आपको ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से पानी को साफ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का IUPAC नाम की बात करें तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है सर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का IUPAC नाम क्या है सर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो अनुसूत्र की बात करें अगर हम, तो ये होता है सर CaO। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सर CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 सर ब्लीचिंग पाउडर का क्या है सर? आपका अनुसूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकंड सर, वेट कर लेंगे आप जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? तो ये है सर आपका ऑप्शन नंबर ए C2H4। C2H4 से पॉलीमराइज करके पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पॉलीथीन का बहुलक क्या है सर? आपका पॉलीथीन का बहुलक क्या है? तो पॉलीथीन का बहुलक जो है सो एथिलीन है। ठीक है, सॉरी, एथिलीन का बहुलक क्या है सर? आपका पॉलीथीन है, तो इसे आप याद रखेंगे। रबर एक एसोफ्रीन बहुलक है। रबर क्या है सर? आपका एक एसोफ्रीन बहुलक है। टेफ्लॉन की बात करें तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। पॉलीस्टीरीन की बात करें तो एस्टीरीन का बहुलक है। ठीक है, PVC की फुल फॉर्म जैसे कि पॉली विनाइल क्लोराइड होता है, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। PVC क्या है सर? विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी सर अप्रैल 2010 में। ठीक है, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया, जो कि अप्रैल 2010 में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 ईस्वी में लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 ईस्वी में लागू किया गया। शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 ईस्वी में लाया गया। शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 ईस्वी में लाया गया। और नई शिक्षा नीति की बात करें सर तो 1986 में। ठीक है, शिक्षा नीति की बात करें तो कब सर? 1968 में। और नई शिक्षा नीति की बात करें तो 1986 में। DS कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है, इसे भी आप याद रखेंगे। संशोधित नई शिक्षा नीति 1992 में, संशोधित नई शिक्षा नीति 1992 ईस्वी में लाया गया। 2020 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय का नाम पुनः कर दिया गया, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे बेसिकली लाया गया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सर आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के सिंबल की बात करें तो सिंबल हो जाता है सर मैग्नीशियम का Mg। एटॉमिक नंबर की बात करें यानी कि परमाणु संख्या की, तो ये हो जाता है सर आपका 12। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया? यह है सर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड
डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। भारत के लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति को प्रस्तुत किया। व्यक्तिगत सिद्धांत 1848 में 1848 में, ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत 1848 ईस्वी में डलहौजी द्वारा लाया गया था। इस हड़प नीति के द्वारा, ठीक है, इस हड़प नीति के द्वारा जिस शासक के पुत्र नहीं थे उसके राज्य को हड़प लिया जाता था बेसिकली, ठीक है। इसके अंतर्गत गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया गया था। सतारा राज्य को सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में मिलाया गया, जो हड़प नीति का पहला शिकार हुआ, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है सर आपका मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बाजार मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, ठीक है। सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को, सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में की गई थी। सेबी को 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, जो कि है सर एक शेयर बाजार है, दलाल स्ट्रीट। और वॉल स्ट्रीट जो कि एक शेयर बाजार है, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। दलाल स्ट्रीट है सर आपका मुंबई में और वॉल स्ट्रीट है आपका न्यूयॉर्क में, जो कि एक शेयर बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सर आपका पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका पावापुरी में। क्या है सर? जल मंदिर। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पावापुरी में जल मंदिर जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। महावीर का निर्माण पावापुरी में हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो 468 BC में, 468 BC में हुआ था। महावीर की जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थकर थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर सर आपका सिक्किम में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत शिखर से जेमू ग्लेशियर संबंध है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो यह है सर आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके में है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर की बात करें तो कंचनजंगा, ठीक है। जेमू ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी भाग का सबसे बड़ी ग्लेशियर है, जो कि लगभग 26 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो ये लिया गया है सर आपका जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है तो जापान के संविधान से। भारत में कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से और भारत में कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और प्रस्तावना की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 28 नंबर है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, तो ये अवस्थित है सर आपका देहरादून में। देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की बात करें तो 1982 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की बात करें कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान व वन प्रबंधन एवं जीव के संरक्षण से संबंधित स्थान है। भारत में पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में अवस्थित है। भारत में पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ है सर आपका? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो ये भी देहरादून में अवस्थित है, ठीक है। भारत कला भवन भोपाल में अवस्थित है, ठीक है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ये है सर आपके हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 मुख्य समस्थानिक स्रोत हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक स्रोत हैं सर? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है। H11, H12 और H, ठीक है, H13, ठीक है। ऐसे आप बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है। सूर्य और तारों का जो 70% भाग है वो सर हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज की बात करें कब? तो हेनरी
कैवेंडिश ने कब? तो 1766 ईस्वी में की थी। ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में भी किया जाता है और द्रव हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गैसोलीन के उत्पादन में हाइड्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरंटोलॉजी संबंधित है। तो जेरंटोलॉजी संबंधित है सर आपका वृद्धावस्था के अध्ययन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इससे रिलेटेड हैं। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है सर आपका? हिस्टोलॉजी। औषधियों पादपों का अध्ययन कहलाता है सर फार्मेकोलॉजी। ठीक है, औषधियों पादपों का अध्ययन फार्मेकोलॉजी। सजीवों के आंतरिक संरचना के अध्ययन की बात करें तो एनाटॉमी। पराग कणों का अध्ययन की बात करें तो पेलिनोलॉजी। ठीक है, मृदा के अध्ययन की बात करें सर तो पेडोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन की कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? कौन सा द्वीप जो है सो प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो यह है सर आपका बारमूडा द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारमूडा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे जी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 2011 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ। ठीक है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ईस्वी में मध्य प्रदेश में लागू हुआ, इसे आप याद रखेंगे। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट की बात करें तो 2015 में लागू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है सर? तो ये लाइकेन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव है जो एक कवक तथा शैवाल की एक या दो जातियों के सहचरी के परिणाम स्वरूप बनता है। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन में शैवाल द्वारा भोजन और कवक द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लाइकेन की बात करें सर तो लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और रोसेला टिंकोटोरिया, ठीक है, रोसेला टिंकोटोरिया नामक लाइकेन का लिटमस पेपर के निर्माण में प्रयोग होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गाड़ी के चालक के पीछे का दृश्य देखने के लिए सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अवतल दर्पण की प्रयोग की बात करें तो दाढ़ी बनाने में, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा एवं सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? यह है सर आपके ममता कालिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यास सम्मान 2017 से ममता कालिया को सम्मानित किया गया था। 2018 में व्यास सम्मान लीलाधर जगोड़ी को दिया गया। यह पुरस्कार 1991 से दिया जाता है। व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है सर? तो 1991 ईस्वी से। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद व्यास सम्मान भारत को दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है। 2019 में व्यास सम्मान नसीरा शर्मा को दिया गया था। ठीक है। वर्ष 2021 के लिए व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? गुजरात के गरबा से है, यह है सर आपके झिझिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार के झिझिया नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से है। ठीक है। गुजरात के डांडिया और गरबा नृत्य की तरह झिझिया नृत्य नवरात्र पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये है सर आपके समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये 1992 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार 8 राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, 8 राष्ट्रीय पार्टी है बेसिकली। कौन कौन से हैं तो उसको एक बार आप ध्यान कर लीजिएगा।
ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1925 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्स पार्टी जो कि जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में, बहुजन समाज पार्टी जो कि 1984 ईस्वी में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी 1999 ईस्वी में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998 ईस्वी में, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि 2013 ईस्वी में स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये 8 बेसिकली राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है जिसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य अवयव सर जल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55%, ठीक है, रक्त का लगभग सर 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का लगभग 19%, ठीक है, प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन 7%, लवण 0.9% और 0.1% ग्लूकोज होता है और शेष अन्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकंड सर आप जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरुब्बुल हक, मौलाना मजरुब्बुल हक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना मजरुब्बुल हक को फ़कीर कहा जाता था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना की बात करें, बिहार होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में किया गया। बिहार होम रूल लीग की स्थापना पटना में किया गया। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो 1960 ईस्वी में, और अगर डेट की बात करें तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। ठीक है, भारत में सॉरी मैं मिस्टेक यहाँ पे कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो 1960 में ही, और भारत में होम रूल लीग की बात करें तो 1916 में ही, बट 28 अप्रैल को। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था भारत में, और बिहार की बात करें तो मौलाना मजरुब्बुल हक के द्वारा 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलाना मजरुब्बुल हक द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र निकाले थे। कब? तो 1921 ईस्वी में मौलाना मजरुब्बुल हक द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र निकाले थे। कब? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड सर आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों से संबंधित, ये बेसिकली रीजनिंग का है, तो रीजनिंग और मैथ का तो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो लेक्चर में सर देख लेंगे। तैरना तालाब से है तो ट्रैकिंग बेसिकली मैदान से हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट जो जीके का क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? संपूर्ण मानव शरीर में सर कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? तो यह है सर आपका 206, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 206। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। हड्डियों में मुख्यतः फास्फोरस और कैल्शियम तत्व पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में हड्डियों की संख्या की बात करें तो 300 से अधिक लगभग होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जबकि सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, इसे भी आप याद रखेंगे। और हड्डियों के अध्ययन की बात करें तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकंड सर आप वेट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सर आपके महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सर अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, हर सेट में बुक से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो बुक आप याद कर लेंगे। ठीक है, बुक एंड ऑथर, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद सर आपका जो पंचायती राज है, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर शिफ्ट में आपको बेसिकली मिल जाता है, जितने भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक है जिसे हम बोल रहे हैं, तो उसको ध्यान से आप याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड बुक सर आपका राजेंद्र प्रसाद। न्यू इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया के लेखक कौन है सर आपके? एनी बेसेंट। भारत भारती की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और गीता रहस्य की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। इस सभी बुक को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट आंसर आप वेट कर लेंगे कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है सर बेकिंग सोडा में। सोडियम बाइकार्बोनेट के अनुसूत्र की बात करें तो ये होता है NaHCO3। ठीक है,
बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अनुसूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा एक होता है सर धोवन सोडा, ठीक है। क्या होता है सर? धोवन सोडा। तो धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। धोवन सोडा को किसके नाम से जानते हैं सर? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसका जो अनुसूत्र होता है वो होता है सर Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की अनुसूत्र की बात करें तो NaCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो कितना है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो ये है सर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चंद्रमा पर जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रमा की व्यास की बात करें, चंद्रमा की व्यास की बात करें तो 3480 किलोमीटर है, यानी कि 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का, चंद्रमा का जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह या उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी वो कौन थी? तो वो थी सर आपका लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। लक्ष्मी सहगल झांसी रेजिमेंट के कमांडर थी। लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस में भाग लेने वाली तथा भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63 कि दिए गए विकल्पों में बेमेल, बेसिकली इसको रीजनिंग में भी आप ले सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को क्या करना है सर? आपको छांटना है। तो ये क्या हो जाएगा सर? आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन, कार्बन क्या है सर? आपका ठोस है, और सभी क्या है सर? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या है सर? आपका गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी, ये भी सर इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सर, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो पंचवर्षीय योजना है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार एसएससी के लिए। तो इसे भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी सर पूछा गया इस टॉपिक से, और अभी जो सर करंट में सर BSSC CGL थर्ड 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यहाँ से सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है? तो ये आधारित है सर आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 अवधि में चलाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूसी विद्वानों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये मॉडल जो है सर PC महालनोबिस ने तैयार किया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया था? तो 1961 से लेकर के 66 के बीच में, 1961 से 66 के बीच में चलाया गया था, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है सर आपका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये शिमला में है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कासरगोड में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान की बात करें तो ये कोलकाता में है, ठीक है। और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है। इस सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो ऑप्शन सी इंग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो 0.03% सर, 0.03%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वायुमंडल में आर्गन की मात्रा की बात करें तो 0.93% है। CO2 जीवाश्म ईंधन से प्राप्त मुख्य स्रोत है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। ठीक है, ड्राई आइसोटोस रूट CO2 को कहते हैं। CO2 को ही शुष्क बर्फ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की बात करें तो वो 78% है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो सर 21% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। सर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो सर 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़े यहाँ पे है तो 23 जोड़े हो जाएगा। ठीक है, कितने गुणसूत्र की बात अगर पूछा जाता तो 46 मारते, बट यहाँ पे जोड़े है तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कई बार गुणसूत्र पूछा जाता है कि किसी जीव में बेसिकली कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो डॉग की बात करें तो सर डॉग में गुणसूत्र की बात करें तो वो 78 होता है। ठीक है, कबूतर में सर 80 होता है। कबूतर में कितना होता है 80 होता है सर आपका। आलू में 48 होता है। चिंपैंजी में 48 होता है। मच्छर में गुणसूत्र की बात करें तो 6 होता है। मेढक में 26 होता है। बिल्ली में 38 होता है। खरगोश में 44 यानी कि 44 होता है। घोड़ा में 64 होता है और चूहा में 40 होता है। ठीक है, तो कबूतर में सर 80 होता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे 74 नंबर की इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है सर, तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ राष्ट्रीय पार्क और किस राज्य में स्थित है बेसिकली वो आपको ध्यान से सुनना है। चिल्का राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वो उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का कहाँ है सर आपका उड़ीसा में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो कर्नाटक में। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क की बात करें तो केरल में, और मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये असम में है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं सर आपके किरण देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर किरण देसाई। अब कुछ लेखक लेखिका और उनके पुस्तक के नाम जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से आपको सुनना है। अरुंधति राय का जो है सो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही बुक के लिए ही अरुंधति राय को सर नोबेल पुरस्कार मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अनीता देसाई फास्टिंग फीस्टिंग। ठीक है, ये दो बुक। झुम्पा लाहिड़ी की बात करें तो द नेम सेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। सोनिया गांधी जो लिखी थी सर पुस्तक उसका नाम था राजीव। और बेंजीर भुट्टो की पुस्तक की बात करें तो डॉक्टर ऑफ द ईस्ट बेंजीर भुट्टो। ठीक है सर, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो PDF के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी सर टेलीग्राम पे पब्लिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी सर 2010 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट के द्वारा NGT की स्थापना की गई थी। प्रथम NGT की स्थापना 2010 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह है सर आपका झारखंड। भारत में सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य है सर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शोल्डर मिश्रण है। शोल्डर मिश्रण है तो किसका, तो यह है सर आपका टीन और सीसा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीन और सीसा का, जिसमें सीसा की बात करें तो 33% होता है। सीसा यानी कि PB की बात करें तो वो कितना होता है सर 33%। और SN यानी कि टीन की बात करें तो वो होता है सर 67%। ठीक है, तो कई बार ये परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। टांका का गलनांक लेड एवं टीन से कम होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं। ठीक है, जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शन बी है कि उसके सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करते हैं, जाकर उसकी
मदद करते हैं, उनकी मदद करने के लिए किसी से कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता। किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? तो ये हैं सर आपके जॉर्ज सॉन्डर्स। ठीक है, जॉर्ज सॉन्डर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज सॉन्डर्स ने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता। द मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से, ये इंपॉर्टेंट है सर कि मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 84 नंबर क्वेश्चन कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? मटर का मार्स रोग जो है सो किसके कमी से के कारण होता है? तो मैग्नीज के कमी के कारण। ठीक है, मैग्नीज के कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एकीकृत ऊर्जा, ठीक है, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है सर चीड़ के पेड़ से। ठीक है, तारपीन का तेल चीड़ से निकाला जाता है। चीड़ जिम्नोस्पर्म पौधा के अंतर्गत आता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो ये सर रीजनिंग के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा जो है बेसिकली शुरू किया गया। तो कब किया गया सर? तो नवंबर 2016 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर 2016 में बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया, इसी के अंतर्गत ये भी है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध एक उदाहरण है। तो दूध उदाहरण है सर पायस का। ठीक है, पायस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके जस्ट बाद सर मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो आप चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में होता है? किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? तो यह है सर आपका लोकलांसे सेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका लोकलांसे सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट से आप वेट कर लेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो जीके का है 125 नंबर क्वेश्चन कि बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुध के जन्म का प्रतीक है सर कमल और सांड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध की जन्म की बात करें तो 563 BC में। ठीक है, बुध की जन्म की बात करें सर तो 563 BC में लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, बुध का महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईस्वी में। ठीक है, 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। बुध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। बुध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। बुध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे आप याद रखेंगे, कई बार सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सर आपका मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री थे, जो कि 1977 से 79 के बीच रहे थे। मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया सर 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में क्रमशः 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में 1917 यानी कि 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी का यह भारत में प्रथम सत्याग्रह था। 1916 ईस्वी में
16 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण में तिनकटिया पद्धति को गांधी जी ने समाप्त किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध में किया। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तो इस पॉइंट को भी आप सर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सर आपका ईरान में। ठीक है, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है, ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट आंसर आप वेट कर लेंगे जी। 136 नंबर क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हैं सर आपके मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को अंत कर दिया गया था। ठीक है, मार्च 1918 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसके तहत बिना सबूत को किसी को भी पकड़कर जेल में भेज दिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस कांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया। इस घटना के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। गांधी जी ने इस घटना के विरोध में ही असहयोग आंदोलन चलाया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था। तो 1504 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किया था। लोदी वंश की संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो शेरशाह सूरी ने किया था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी। इन्होंने भूमापन के लिए गज ए सिकंदरी विकसित किया। इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया कब, तो 1506 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी की 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली ने। ठीक है, पीर अली। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। पीर अली ने 1857 के क्रांति में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मंगल पांडे थे। बिहार में विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो 12 जून 1857 को रोहिणी गांव के देवगढ़ से हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाले अंतिम नायक तात्या टोपे थे, जो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इन्हें, ठीक है, फांसी लटका दिया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 1857 की विद्रोह की शुरुआत जो है, कई बार डेट पूछ लिया जाता है, तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से माना जाता है। कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। पीर अली ने पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को पटना के कश्मीर विलियम टेलर ने बलपूर्वक दबा दिया था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो यह है सर लानोस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लानोस। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस वेनेजुला में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई, ये हुई सर आपका 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में एन एम जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना करी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1920 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करें तो ये भी 1920 ईस्वी को MN रॉय ने किया था, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। ये सभी पॉइंट्स आप सर याद रखेंगे।
नेक्स्ट है कि रजनामा किसका फारसी अनुवाद है। रजनामा जो है सो किसका फारसी अनुवाद है, तो ये है सर आपका महाभारत का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत और रामायण भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड सर। जी, रजनामा किसका फारसी अनुवाद था सर, तो ये महाभारत का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का जो प्राचीनतम नाम था वो जय संहिता था। कई बार एग्जाम में सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका फारसी अनुवाद रजनामा नाम से बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान आदि ने किया था। पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो विष्णु शर्मा। रामायण का भी फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान आदि ने किया था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है इसे आप याद रखेंगे। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष का कार्यकाल भारत के नियंत्रण एवं सह महालेखा परीक्षक कैग का होता है। आर्टिकल 148 में, ठीक है, आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 148 से भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 148, ठीक है, से 151 तक कैग से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है, तो यह है सर आपका सतपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर सतपुरा का पहाड़ ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, यह राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स सर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ। यह है सर आपके सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई। यह भारत का सबसे बड़ा आयरन स्टील कंपनी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि, जो कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था, उसी बीच दौरान ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, उड़ीसा या जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो कि है, यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी। किस पुस्तक में की थी, तो यह है सर आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैं। यह है सर आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छुआछूत के अंत से संबंधित है, जिसे अस्पृश्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 की बात करें तो ये धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह है। आर्टिकल 14 की बात करें तो 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 16 की बात करें तो यह है अवसर की समानता, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शहनामा की रचयिता किसने की थी। शहनामा की रचयिता किसने की थी, तो फिरदौसी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लेखक और उनके पुस्तक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अकबरनामा, अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल के लेखक कौन है, अकबरनामा। अबुल फजल के लगभग लेखक कौन है सर, अकबरनामा, आईने अकबरी। अबुल फजल के दूसरा लेखक सर आईने अकबरी, और अल बरूनी हो गया सर आपका किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, अल बरूनी। अल बरूनी पुस्तक के लेखक कौन का, किताब उल हिंद, ठीक है। इस किताब को तहकीक ए हिंद या भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता है। तबला तथा सितार के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर आपका जीके का।
सेकंड थर्ड लास्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉरी थर्ड लास्ट है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। नील आंदोलन जो है सो जी नेक्स्ट है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। तो ये चलाया गया था सर आपको बंगाल में। बंगाल में नील आंदोलन चलाया गया था। नील आंदोलन 1859, ठीक है। नील आंदोलन जो है सो 1859 से 60 के आसपास में चलाया गया था। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों की दयनीय हालातों की व्याख्या की थी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वो 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब कुछ यहाँ पे सर आपका कुछ विद्रोह आंदोलन है, क्षेत्र है और उनके नेता है जो कई बार सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है खांसी विद्रोह, ठीक है। क्या है सर आपका खांसी विद्रोह, क्षेत्र है ओहोम और नेता थे सर इसके तीरथ सिंह। खांसी विद्रोह कब हुआ था? तो खांसी विद्रोह हुआ था सर आपका 1833 ईस्वी में। मोपला विद्रोह की बात करें तो 1921 से 22 के बीच हुआ था। क्षेत्र था आपका केरल और नेता थे सर अली मुंशियार। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1766 से लेकर 70 के बीच बिहार और बंगाल क्षेत्र हो गया और नेता थे सर आपका केना सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है सर आपका तना भगत आंदोलन जो कि 1914 से लेकर के 20 के बीच चला था बिहार में और इसका जो नेता था वो कौन था? जतरा भगत, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुंडा आंदोलन जो हुआ था वो 1894 में, ठीक है। 1894 से 1900 के बीच मुंडा आंदोलन हुआ था। क्षेत्र था सर आपका बिहार और नेता थे इनके बिरसा मुंडा, ठीक है। कूका विद्रोह की बात करें तो ये 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह सर हुआ था आपका 1872 में पंजाब में बाबा राम सिंह और बालक सिंह के नेतृत्व में। ये एक इम्पोर्टेंट है जो कि संथाल विद्रोह है। क्या है सर आपका? संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ था बिहार में और सिद्धू कान्हू इसके नेता थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर इस सेट का, तो ये है सर उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये है सर आपके 38वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा की बात करें तो 49वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो यह है सर यूएसए और कनाडा के बीच। 17वीं समानांतर रेखा की बात करें तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा सर भारत और चीन के बीच है। रहीम रेखा की बात करें तो रूस और फिनलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और मैगिनॉट रेखा की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, ठीक है। इसे जस्ट पहले सर प्रैक्टिस सेट नहीं सर कहते हैं, PYP सेट कह सकते हैं। बिकॉज इस बुक में सर जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी सेट है वो सभी PYP है, किसी ना किसी नहीं सर, बेसिकली BSSC में ही, ठीक है। BSSC में ही पूछे गए क्वेश्चंस का जो है सो सेट बना दिया गया 150 क्वेश्चंस का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए। जैसे कि हम शुरू में ही बताए थे कि किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने का सर दो मात्र तरीका है। पहला सिलेबस, आपको सिलेबस का नॉलेज सही से होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस। सेकेंड सर उसका PYP पेपर, ठीक है। और इसी दोनों के अकॉर्डिंग क्या करना है सर, आपको प्रिपरेशन करना है। अगर इसी के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सर आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो विदाउट सिलेबस और विदाउट PYP पेपर के हम सर किसी भी एग्ज़ाम को बेसिकली क्या कर सकते हैं सर, नहीं निकाल पा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सिलेबस को सही से देखिए, हो सके तो उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद सर PYP पेपर को उठाइए जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं, उस टॉपिक को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करिए जो कि सिलेबस से मैच करता है, ठीक है। उसके बाद जो है सर क्या करना है आपको, एक सर लास्ट 30 डेज का या 45 डेज का सर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे। उसके तहत जो है सो आपको बताया जाएगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को सर क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का
नेतृत्व हुआ 1943 ईस्वी में। ठीक है, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को नेतृत्व किया। ठीक है, 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1938 एवं 1933 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इस सभी पॉइंट को आपको क्या करना है सर, याद रखना है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। इसके जस्ट बाद सर मैथ रीजनिंग भी प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।